हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का अपना वीडियो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या हम लोग करने वाले हैं। तो इसका जो परावर्तन का वीडियो था वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं जाके बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग आइए बात करते हैं। तो हम लोग समझते हैं इसमें चित्र को। कोई एक पृष्ठ है जिसका नाम है एक्स एक्स डैश एक्स एक्स डैश। अब इस पर हमने अभिलंब बना लेते हैं। मान लिए एक और एक दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया, एन ए हो गया, एन डैश ए डैश हो गया। देते हैं इस तरीके से, इससे अभिलंब डालते हैं, होगा ये हमारा आपतित तरंगाग्र होगा, या ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इस पे जो हमने अभिलंब डाला है ये हमारा क्या हो गया, आपतित तरंगाग्र हो गया। n1 अपवर्तनांक है फर्स्ट मीडियम, माध्यम 1, और इधर हमारा माध्यम 2 है, दूसरा माध्यम। ये हमारा कैसा विरल माध्यम है, और ये हमारा नीचे का जो है सघन माध्यम। अब प्रकाश किरण जो होगी वो इसमें आएगी, तो यहाँ से क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकती हुई दिखाएंगे हम लोग। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसे दिखा देते हैं कि हमने यहाँ पे आगे की ओर बना लिया है। तो ध्यान से समझो बच्चों, ये यहाँ से जब इस पे अभिलंब हम लोग डालेंगे तो वो हमारा परावर्तित तरंगाग्र की स्थिति को दिखाएगा। तो यहाँ से हमने इसे मिला दिया, इस तरीके से हम लोग इसे मिलाते हैं। तो ये भी हमने अभिलंब यहाँ पे डाल लिया। तो ये हमारा है ए डैश वी डैश। ये जो है अपवर्तित तरंगाग्र की स्थिति को बता रहा है। जो ए डैश वी डैश है अपवर्तित तरंगाग्र को बताने की कोशिश कर रहा है, अपवर्तित तरंगाग्र। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे बता दिया जी हमारी अपवर्तित तरंगाग्र है। और ये बेटा जो है ये हमारा है आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र। ये हो गया हमारा आपतित तरंगाग्र। और ये बात समझिए बच्चों, जो तरंगाग्र होता है वो हमारा जो किरणें होती हैं उनके लंबवत होता है। तरंगाग्र क्या होता है, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें, इनके सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बच्चों जा। तो जो हमारा इसमें कोण है ये हमारा आपतन कोण है आई। आपतन कोण क्या है, आई है। और ये जो एंगल हमारा बेटा रहेगा, ये जो है ये वाला एंगल हमारा आर होगा। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हमारा तरंगाग्र है ए बी अभिलंब से इस तरह से आपतित हुआ है कि ये बिंदु ए पर अभिलंब के साथ जो किरण है, तरंग संचरण है, वो आई कोण बना रहा है। ठीक है, अब चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए बेटा। क्या हुआ, अनंत पर कोई प्रकाश स्रोत स्थित था, वहां से एक तरंगाग्र ए बी इस तल पे आया। कौन से तल पे, एक्स एक्स डैश पे। ये जो तल था एक्स एक्स डैश दो माध्यमों को अलग कर रहा था। ये इस माध्यम फर्स्ट मीडियम, इसका जो अपवर्तनांक वो n1 है, ये जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक कितना है, n2 है। अब यहाँ पे बेटा ये जो हमारा है ये हमने विरल माध्यम लिया है, और नीचे जो है वो हमारा कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। अब जब कोई तरंगाग्र यहाँ से विरल माध्यम सघन माध्यम है, तो इसीलिए यहाँ प्रकाश किरण जो अभिलंब की ओर झुकती हुई दिखाई गई। ठीक, तो इससे जो 90 डिग्री और जो तरंगाग्र होता है वो हमारी तरंग संचरण दिशा के लंबवत होता है, इसलिए यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर दिखा दिया। अब चीज़ों को बेटा समझिए, जैसे ये तरंगाग्र आया और एक्स एक्स डैश के बीच टकराया, तो सबसे पहले इसका बिंदु ए यहाँ पे टकराया आके, और जहाँ पे जो टकराएगा तो हाइगेंस ने बोला है वो पृष्ठ का तरंग प्रत्येक जो तल कण होगा वो द्वितीयक तरंग स्रोत का कार्य करने लगेगा, और वहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगेंगी। तो जैसे ये टकराया बेटा, तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगी और दूसरे माध्यम में संचरित होने लगी। अभी यहाँ से इससे द्वितीयक तरंगिकाएं संचरित हो रही थी, जबकि इस तरंगाग्र ए बी का जो बिंदु बी है फर्स्ट मीडियम में ही था। अब ये फर्स्ट मीडियम था, अब ये जो है धीरे धीरे आके जैसे जैसे टकराता चला जाएगा ए और ए डैश के बीच, जैसे जैसे टकराता जाएगा यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती चली जाएंगी, और वे द्वितीयक तरंगिकाएं धीरे धीरे क्या है, इस तल में आके मिलेंगी ए डैश वी डैश में। इसलिए जो ए डैश बी डैश है वो हमारा अपवर्तित तरंगाग्र की स्थिति को बताएगा। ठीक, अब चीज़ों को बेटा समझने की कोशिश करिए। अभी ये टकराया, लेकिन बिंदु बी इसका था फर्स्ट मीडियम में ही था। अब जैसे जैसे ये टकराता चला जाएगा वैसे वैसे इससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती चली जाएंगी।
अब जितने समय में ये बिंदु बी ए डैश पर पहुंच पाएगा, ठीक उतने ही समय में हमारा जो ए है वो बी डैश पर पहुंच जाएगा। तो हमें अपवर्तित तरंगाग्र की स्थिति पता करने का एक दूसरा भी तरीका रहता है। यहाँ से ए बी डैश की रेडियस लेके एक चाप लगाते हैं और इसकी स्पर्शी खींचते हैं, और इसकी जो स्पर्शी बच्चों होगी ए डैश बी डैश ही प्राप्त होगी। एक वो तरीका रहता है, या तो फिर यहाँ सीधे परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात को समझिए बेटा। जो हमारा अपवर्तित तरंगाग्र है, जो हमारा अभिलंब के साथ अपवर्तन जो कोण है, अपवर्तन कोण वो हमारा स्मॉल आर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट मीडियम है, इसमें जो आपतित तरंगाग्र की चाल बच्चों कितनी है, v1 है, और इसमें दूसरे माध्यम में इसकी चाल v2 है। फर्स्ट माध्यम में चाल v1, सेकंड माध्यम में चाल कितनी है, v2 है। तब क्या होगा यहाँ पे बेटा समझो, तब हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ पे, आपतित तरंगाग्र मतलब बिंदु B को A तक पहुँचने में अगर t समय लग रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ पे लिखते हैं माना, यानी कि माना B को बिंदु किसे, बिंदु V को A डैश तक पहुँचने में लगा समय कितना है, पहुंचने में लगा समय t है। कितना है, t है। तब अगर b को a तक पहुंचने में लगा समय t है तो समय बराबर, यानी कि तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो यहाँ से हम लोग दूरी का यानी कि निकाल लेते, दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ से बेटा यहाँ से निकल आएगा, इसकी चाल इस माध्यम में v1 है और समय लगा t, तो यानी कि दूरी हमारी निकल आएगी v a डैश बराबर चाल v1 इंटू समय t है। ठीक, इसे डाल दीजिए समीकरण 1। इसी तरीके से हम लोग निकलते, इसे भी उतना ही टाइम लगा, a डैश b डैश, तथा हम लोग जितना टाइम उसे लगा उतना ही टाइम इसे लगेगा। तब लिख लेंगे, तब ए बी डैश का वैल्यू क्या होगा, v2 इंटू टी होगा, क्योंकि इधर इस माध्यम में इसकी चाल कितनी है, जो हमारी इसकी चाल हो गई v2 है। तो यहाँ पे ये जो बेटा बात हो गई है, ये किसके लिए हो गई, अपवर्तित तरंगाग्र के लिए हो गई, अपवर्तित तरंगाग्र के लिए, तरंगाग्र के लिए। तो ये अपवर्तित तरंगाग्र के लिए यहाँ से निकल आया इतना। ये हो गया अपना समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से अगर इसका भाग लगा देते हैं तो हमें मिल जाता है बी ए डैश बटा ए बी डैश बराबर b1 इंटू टी बटा v2 इंटू टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बी ए डैश अपोन ए वी डैश बराबर b1 बटा v2। इसे डाल दीजिए आप समीकरण 3। थोड़ी बच्चों बात को और समझने की कोशिश करिए। अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, और इधर अगर आर है तो ये वाला भी आर होगा। कैसे आर होगा, देखिए चीज़ों को समझिए। ये हमारा क्या है, एक हमारा तरंगाग्र है बच्चों, और तरंगाग्र जो होता है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। मतलब ये पूरा कोण 90 है, उसमें से आई कम कर दिया तो ये 90 माइनस आई बचेगा। कितना बचेगा, 90 माइनस आई, और 90 माइनस आई ये बचाओ पूरा 90, तो फिर ये भी हमारा आई हो जाएगा। बात शायद समझ में नहीं आ रही होगी, तो यहाँ पे दोबारा समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों समझो यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, ये तो बात समझने की है। देखो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा आई है कोण, और ये हमारा क्या है, एक तरीके से वो तरंगाग्र है। तो तरंगाग्र पूरा 90 कोण बना रहा, तो इतना बचेगा 90 माइनस आई। और इधर का जो अगर हमें पता करना, इसे मान लेते थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं बेटा। तो देखिए पूरा ये भी 90 होगा क्योंकि ये अभिलंब है। देखो ये इसलिए 90 है क्योंकि ये तरंगाग्र और ये तरंग संचरण की डायरेक्शन है, इसलिए 90 होगा। और ये इसलिए 90 होगा क्योंकि ये अभिलंब है, अभिलंब 90 होते ही होता है। तो अगर ये आई है तो ये 90 माइनस आई हो गया। ये हमारा थीटा है, तो हम थीटा का मान कैसे निकालेंगे, मतलब थीटा प्लस 90 माइनस आई, थीटा प्लस 90 माइनस आई की वैल्यू है वो 90 के बराबर है। तो यहाँ से बेटा थीटा का मान निकालोगे तो 90 माइनस 90 और
प्लस का हो जाएगा आई, 90 से 90 कट गया यानी कि थीटा बराबर हो गया आई, मतलब थीटा का जो वैल्यू है वो भी आई के बराबर है। अगर ये आई है तो थीटा भी हमारा आई है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो अगर ये आई है तो ये भी आई, तो वैसे ये आर है तो ये भी आर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तो बच्चों अब ध्यान से समझिए चीज़ों को। अब हम लोग त्रिभुज ए बी ए डैश में, त्रिभुज ऊपर बन रहा है ना, त्रिभुज ए बी ए डैश, देखो ये 90, तो 90 के सामने कर्ण होता है, और ये कोण है, कोण के सामने एक लंब होता है, तो ये लंब है और ये हमारा कर्ण है। तो इस त्रिभुज में साइन थीटा के बराबर, तो हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ए वी ए डैश में, इस त्रिभुज में बेटा क्या मिलेगा, साइन थीटा बराबर अगर निकालें तो साइन आई का मान क्या मिलेगा, साइन देखो थीटा के सामने एक लंब होता और 90 के सामने का होता है कर्ण, तो साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण, तो यानी कि ए बी ए डैश अपॉन ए डैश, तो यहाँ से मिलेगा बेटा बी ए डैश अपॉन ए डैश, राइट। इसी प्रकार हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं, इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में आइए, देखो कोण है, कोण के सामने का लंब है, 90, 90 के सामने का कर्ण है, तो मतलब ए बी डैश हमारा हो गया क्या, ए बी डैश हमारा हो गया लंब और ए डैश हो गया इसके लिए कर्ण, तो साइन आर बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसमें बटा लिखते हैं हम लोग साइन आर बराबर लंब इतना है ए बी डैश अपॉन ए डैश, तो जब इसका इसमें भाग लगाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, तब साइन आई अपॉन साइन आर बराबर, तो मिलेगा बी ए डैश अपॉन ए डैश और सबके बटा ए बी डैश अपॉन ए डैश, तो ये बेटा इससे कैंसिल हो गया, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर वी ए डैश अपॉन ए वी डैश। तो चीज़ों को समझिए, बी ए डैश कहाँ पे हमारे पास, बी ए डैश अपॉन ए बी डैश, तो इसका वैल्यू बेटा है B1 बटा V2 है इसका मान, तो हमें मिल जाएगा साइन आई बटा साइन आर बराबर, तो समीकरण 3 से हम लोग रख देते हैं इसका मान, तो समीकरण 3 से क्या मिलेगा बेटा, ध्यान समझो, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर B1 अपॉन V2, और बच्चों क्या होता है, B1 अपॉन जो V2 होता है वो हमारा N2 अपॉन N1 के बराबर होता है, किंतु जो बेटा B1 बटा B2 क्या होता है, N2 अपॉन N1 के बराबर होता है। अगर हमारा देखिए इस माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, चाल B1 इसमें, इसका अपवर्तनांक N2 और चाल V2 है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, B1 बटा V2 का जो वैल्यू होगा वो N2 अपॉन N1 के बराबर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तो हम लोग इसके बराबर रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं इसके बराबर बेटा, N2 अपॉन N1, तो कुल मिला के हमें मिल जाता है यहाँ से साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N2 अपॉन N1, और ये हमारा हो जाता है फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष, मतलब प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि 1 और 2 इसे लिख सकते हैं। तो यही बच्चों अपना होता है अपवर्तन का जो होता है वो दूसरा नियम होता है ना, और इसे किसके बराबर हो गया, ये नियतांक के बराबर हो गया। यही तो कहता है ना अपवर्तन का दूसरा नियम, क्या कहता है, साइन की जो मतलब क्या होता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है ना। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा नियम यहाँ से हो जाता है।